इसी अक्टूबर के महीने में पिछले साल इजराइल रोश हशाना का न्यू ईयर फेस्टिवल मना रहा था तो हमास ने नरसंहार किया। एक साल बाद फिर इजराइल का वही त्योहार आया तो ईरान ने 181 मिसाइलें और रॉकेट्स दाग दिए। इजराइल ने ईरान पर अभी पलटवार नहीं किया है। इजराइल की जमीनी जंग अभी लेबनान में चल रही है क्योंकि हिजबुल्लाह ने आज सुबह भी 100 रॉकेट्स इजराइल पर दागे हैं। इस बीच ईरान और इजराइल के बीच जुबानी तनातनी बढ़ती जा रही है। ईरान ने इजराइल के पीएम नेतन्याहू समेत 11 लोगों को मारने का हिट लिस्ट जारी किया है तो इजराइल ने सही वक्त सही समय पर ईरान को सबक सिखाने की चेतावनी दी है। इजराइल ने ईरान की ओर से किए गए बिना उकसावे के हमले की निंदा नहीं करने वालों को इजराइल की धरती पर कदम नहीं रखने देने का ऐलान किया है। यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस की भी इजराइल में एंट्री बैन करने की बात कही है। हालांकि कल रात हुए हमले के बाद अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक ने इजराइल के साथ पूरी ताकत से खड़े रहने की बात कही है। ईरान के हमले के बाद इजराइल में बड़ी बैठक हुई है। इजराइल की तरफ से किस तरह का जवाब ईरान को दिया जाएगा। आईडीएफ, शिन बेत और मोसाद की यह बड़ी बैठक हुई है ईरान के हमले के बाद इजराइल में। इस बैठक की तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं। इजराइल की तरफ से ये आधिकारिक जानकारियां भी साझा की जाती हैं कि क्या कोशिशें उसकी तरफ से की जा रही हैं, लेकिन पलटवार जब होगा तब अपने समय और जो जगह है उसे देखते हुए इजराइल की तरफ से किया जाएगा। ये इजराइल ने कल ही ईरान के हमले के फौरन बाद कह दिया था। तो ये कब तक ये पलटवार होगा, किस रूप में ये पलटवार होगा, उसको लेकर पूरी दुनिया इस समय सख्ते में है। जंग की चिंगारी, आग बरसाता आसमान, जमीन पर शोलों का कोहराम। इजराइल की खामोश जमीन, ईरान के शहरों में जश्न की रात। कहीं बरसता बारूद, कहीं बजते ढोल ताशी। गाजा से लेबनान तक, बगदाद से तेहरान तक जंग, जश्न और तबाही की आहट नजर आने लगी है। 7 अक्टूबर 2023 को भयंकर नरसंहार झेलने के बाद इजराइल ने पश्चिम में हमास का खात्मा शुरू किया तो उत्तर में हिजबुल्लाह ने मोर्चा खोल दिया। इजराइल ने नसरल्लाह का नासूर मिटाया, तब तक पूरब से ईरान ने हमले कर दिए। ईरान का हिसाब अभी बाकी ही है कि दूर खाड़ी से यमन के हूती भी हुंकार भर रहे हैं। जंग के मैदान में घिरा इजराइल न डरा है न थमा है। लेबनान के अंदर 40 किलोमीटर तक घुसकर इजरायली सैनिक दहशत का खात्मा कर रहे हैं। उधर हिजबुल्लाह ने भी हथियार नहीं डाले हैं। उत्तरी पश्चिमी इजराइल के गलीली और हाइफा इलाके में सुबह सुबह 100 रॉकेटों की बौछार हुई है। अब हालात ये हैं कि इजराइल कह रहा है कि ईरान से बदला लेगा, ईरान कह रहा है कि हमला हुआ तो छोड़ेंगे नहीं, हिजबुल्लाह कह रहा है कि जंग बाकी है, अमेरिका कह रहा है कि हम इजराइल के साथ हैं, हूती कह रहा है हम इजराइल के खिलाफ हैं, ब्रिटेन कह रहा है हम इजराइल के साथ हैं। अब ईरान को पलटवार का डर है। उसने अपने एयर स्पेस बंद कर दिए हैं। ईरान की ओर से बार बार धमकी भरे लहजे में बयान आ रहे हैं। ईरान के संसद के स्पीकर मोहम्मद बागर गालिबफ ने कहा है कि ईरान इजराइल के किसी भी संभावित पागलपन के लिए तैयार है और ईरान ने एक अप्रत्याशित योजना तैयार की है जिसमें चेतावनी दी गई है कि इजराइल की आक्रामकता के प्रति भविष्य की कोई भी प्रतिक्रिया पूरी तरह से अलग स्तर पर होगी। ईरान की ओर से अप्रत्याशित योजना और अलग स्तर की प्रतिक्रिया का क्या मतलब है, ये इजराइल और अमेरिका ही समझ सकते हैं। वैसे ईरान ने खुद को न्यूक्लियर पावर समझता है और ऐसे में अलग स्तर की प्रतिक्रिया के बड़े मायने भी हो सकते हैं। एक तरफ इजराइल ईरान से खामनेई सत्ता को पलटने का संकल्प ले चुका है, दूसरी तरफ अमेरिका ने खुलकर इजराइल का साथ देने का ऐलान कर दिया है। तो ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अल खामनेई इस पूरे विवाद के पीछे अमेरिका और यूरोप को जिम्मेदार ठहराते नजर आते हैं। लेबनान से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। एक सवाल के साथ मैं शुरुआत आप सबके साथ करना चाहती हूं। इजराइल की क्षमता को लेकर किसी को संशय नहीं रहता है, किसी को कोई डाउट नहीं रहता है। ईरान ने जिस तरीके से हमला किया कल, अभी इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है हम पलटवार करेंगे और टाइम एंड प्लेस ऑफ आर चूजिंग। पहला सवाल यह कि क्या कारण है कि इजराइल अभी तक पलटवार उसने किया नहीं है। लोग तो सोच रहे थे कि शायद उसके जो तेल के ठिकाने हैं या फिर उसके जो डिफेंस हेडक्वार्टर्स हैं
अब बताइए, उनके जो सबसे बड़े लीडर हैं वो छुपे हुए फिर रहे हैं। इजराइल ने अभी तक नंबर 1 पलटवार क्यों नहीं किया है और क्या आशंका आपको है? श्वेता, ये तो बिल्कुल सही बात है कि इजराइल का ये जो एस्केलेशन लैडर चल रहा है वो इजराइल के प्लान के हिसाब से चल रहा है। आप देखिए जिस तरीके से इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स रही, जैसे उन्होंने नसरालो को ख़त्म किया, हेडक्वार्टर्स को ख़त्म किया, पेजर्स का जो कांड हुआ, अगर इन सब के आप परिप्रेक्ष्य में देखें, ये प्लान के हिसाब चल रहा है, ऐसे एस्केलेशन होना है। ऑफ कोर्स ये ज़रूर लगता है कि एक मौका ईरान को देने की कोशिश की जा रही है कि अब आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसा कि लोगों का मानना है, बाकी एक्सपर्ट्स का भी मानना है, पेंटागन के और सेंटकॉम के जो एक्स कमांडर्स हैं उनका भी मानना है कि अगर इनको करारा जवाब नहीं दिया गया तो इनकी हिम्मत बढ़ेगी। अगर इस बात को आप लेके चलती हैं तो ये ज़रूर लगता है कि इजराइल मौके की तलाश में है, सही मौके पर। जो आपने 2 ठिकाने बताए, या तो हेडक्वार्टर्स के ऊपर या ऑयल रिफाइनरीज के ऊपर जो उसकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है, या जो लास्ट लैडर है उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर अटैक होगा। लेकिन अगर न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर अटैक होता है तो ईरान जरूर पीछे खिसकेगा, लेकिन उसकी पूरी कैपेबिलिटी खत्म करना मुश्किल है। इसके ऊपर एक विचार चल रहा है कि हमें कौन सा टारगेट चूज करना है जो प्रिसिशन में सबसे ज्यादा हर्ट करे ईरान को, वो चूज करना बहुत जरूरी है। वही प्रक्रिया चल रही है और उसमें इस बार जरूर यूएस को मिला करके, उनकी इंटेलिजेंस को मिला करके, क्योंकि ये जो पहला अटैक था उसको उनके बिना हुआ था, उनको बिना इन्फॉर्म किया हुआ था, उसके ऊपर रिएक्शन भी आया था यूएस से, उसके साथ होगा। और ये जो होगा वो जरूर डेफिनेटिव और प्रिसाइज और बहुत ही पेनिट्रेटिंग इंपैक्ट होगा। जनरल शंकर प्रसाद, क्या इसके पीछे ये भी कारण हो सकता है कि हिजबुल्लाह के साथ पहले ही जो ग्राउंड इन्वेजन के लिए कि हम हिजबुल्लाह को फुल एंड फाइनल खत्म करना चाहते हैं, ग्राउंड इन्वेजन आईडीएफ कर चुका है वहां पर, क्या यह कारण भी है कि इजराइल को अभी सोच समझकर जवाब देना होगा? आपके हिसाब से इजराइल क्या जल्दी से जल्दी, क्योंकि जब हम ईरान की तरफ से भी पलटवार की बात कर रहे हैं तो बहुत सारे लोगों का कहना था कि 7 अक्टूबर को चुना जाएगा, उसमें सिंबॉलिज्म है। इजराइल क्या सिंबॉलिज्म का इंतजार करेगा या केवल तैयारी का? देखिए, आपके सवालों का जवाब मैं दे सकता हूं एक लफ्ज में, लेकिन इससे पहले कुछ शब्द आपको मैं सुनाना चाहता हूं। पहली बात, जब भी आपका कोई एडवर्सरी होता है, आपका दुश्मन, आपके जिसके बरखिलाफ आपको कार्रवाई करनी है, तो हमें यह सोचना है कि हमारे एडवर्सरी की कैपेबिलिटीज क्या हैं। इस वक्त वर्ल्ड को, पूरी दुनिया को, ईरान को, जितने नेबरिंग कंट्रीज हैं, लेबनान को, यमन को, ये सोचना चाहिए सबसे पहले कि इजराइल के पास कैपेबिलिटी क्या है। सबसे बड़ी कैपेबिलिटी जो है उसकी, वो है साइबर वॉरफेयर। उसका निशान आपने 1-2 दफा देखा है, लेकिन अभी पूरा देखा नहीं है। दूसरी इसकी कैपेबिलिटी है एयर पावर, तीसरी है मिसाइल लॉन्चिंग पावर, चौथी है न्यूक्लियर पावर, पांचवी है दे हैव द सपोर्ट ऑफ द अमेरिकन फ्लीट जो उस इलाके में तैनात है, वो पूरी उसकी कमर्शियल एक्टिविटी को बंद कर सकती है। ऑल शिपिंग लाइंस कैन बी स्टॉप्ड। और ऑफ कोर्स सब यही कह रहे हैं कि ऑयल रिफाइनरीज आर अनदर टारगेट। तो इस चीज को सोचना चाहिए कि इस समय इजराइल के पास कैपेबिलिटीज क्या हैं। हर एक चीज की आपने नमूना देख चुकी हैं। अब दूसरी बात, आपने सबसे पहले देखा कि मुसाद क्या कर सकता है, जो कि वर्ल्ड की मानी जानी इंटेलिजेंस एजेंसी है, वन ऑफ द बेस्ट एजेंसीज, इंटेलिजेंस एजेंसी इन द वर्ल्ड। तो उसकी कैपेबिलिटी आपने देख ली अभी बेरूट के अंदर, जिस तरीके से नसरुल्लाह का असैसिनेशन हुआ है। तो कीप दिस ऑल्सो इन माइंड कि मोसाद जो है बड़ी लंबी सोच का इंटेलिजेंस एजेंसी है। क्या क्या कैपेबिलिटीज कहाँ वो डेवलप कर रहा है, ये भी हमको पता होना चाहिए। चाहे एग्जैक्ट कहां पर क्या कर रहे हैं तो मालूम नहीं चलेगा, लेकिन दिस कैपेबिलिटी दे डेफिनेटली हैव। सो अगर इन सब कैपेबिलिटीज को आप ध्यान में रखती हैं तो मैं कहूंगा कि आज कल परसों कोई नहीं कह सकता कि किस दिन अटैक होगा। 7 तारीख का कोई सिंबॉलिज्म का कोई मतलब नहीं है। हो तो अच्छा है, नहीं हो तो भी ठीक है, लेकिन इनकी कॉम्बिनेशन भी हो सकती है। एक तरफ साइबर वॉरवेयर भी हो सकता है, एक तरफ टेक्नोलॉजी। आपको इन सब जनरल प्रसाद, एक बड़ी खबर इस समय आ रही है कि G7 देशों की जो बैठक है उसकी एक आपात बैठक को बुलाया गया है। जो तनाव चल रहा है उसके मद्देनजर इसमें यूएस, यूके तो है ही, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ये सारे देश इसके सदस्य हैं।
और जाहिर है कि इस पूरे क्षेत्र की अस्थिरता जो है उसका सीधा असर पूरी दुनिया पर पड़ता है और इसी कारण मुमकिन है कि G7 देशों की ये आपात बैठक बुलाई गई है। ये इटली की जो प्रधानमंत्री हैं उनकी तरफ से इसे बुलाया गया है। इजरायल ईरान तनाव पर G7 की ये बैठक। अब जाहिर है पूरी दुनिया को ये की निगाहें इस पर हैं, पर ग्रुप कैप्टन पांडे, अगर मैं इस हिसाब से देखूं कि अभी तक जो हमले चल रहे हैं उसमें आखिरी पड़ाव में जाकर इजरायल इन्वेजन करता है और ग्राउंड इन्वेजन उसे करना पड़ता है। ये बहुत कहा जाता है कि जो भविष्य का युद्ध है वो हमेशा हवा में ही लड़ा जाएगा, लेकिन एक निर्णायक ब्लो के लिए, चाहे वो रशिया यूक्रेन हम देखें या फिर हम इजरायल को गाजा में देखें और अब लेबनान में उसे देखें, ये दिख रहा है। पर अभी जो मौजूदा लड़ाई चल रही है और उसमें ईरान की तरफ से 181 बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर किया जाना, ये भले ईरान दावा कर रहा है कि हम सिविलियन एरिया को नहीं निशाना बना रहे थे, लेकिन उनका जो पूरा मिसाइलों का निशाना जो एक मैपिंग के जरिए इजरायल ने जारी किया है, उसमें क्या सिविलियन इलाके और क्या मिलिट्री हेडक्वार्टर्स उनके, और इजरायल के पास ऐसी कैसी क्षमता है जिससे ईरान को इस समय बिल्कुल सतर्क रहना होगा। देखिए, दो बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहली बात कि ईरान और इजराइल के बीच में जो दूरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी मिशन को प्लान करने के लिए। आप इस समय ग्राउंड अटैक प्लान करना चाहें तो लगभग असंभव सा है। लगभग 3 से 4 दिन तक ग्राउंड अटैक की संभावना बिल्कुल जीरो है। अब बचा केवल एयर एसेट्स, एयर रिसोर्सेज को ही आपको लॉन्च करना होगा उस दूरी पे जाके। हम जहां तक बात है कि जो इजराइल जो टारगेट डिसाइड करेगा वो निर्भर करता है कि उसके आफ्टर इफेक्ट क्या है और कैसे आगे रुख जाएगा पूरे ऑपरेशंस का। देखिए, सेंटिमेंटल डिसीजन नहीं है ये। भावनात्मक रूप से अगर डिसाइड करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कि हमें 48 घंटे में जवाब देना है। वो वैसा मामला होगा तो शायद परिणाम वो नहीं आएंगे जो एक कमांडर चाहता है। महत्वपूर्ण ये है कि रिसोर्सेज क्या अवेलेबल है और टारगेट हमें किस पर भेजना है, क्योंकि ये वन शॉट है। आपको रीटेक का इसमें अवसर नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि चीजें जो है इतनी विषम हो चुकी हैं कि आउट ऑफ कंट्रोल हैं और अगर आपने एक भी गलत कदम उठाया तो निर्णय दूसरे होंगे। इसलिए समय जरूर लगेगा। मुझे नहीं लगता कि 24 घंटे में, लेकिन एक सोशल नेटवर्क पर चल रहा है कि आज रात को मिडिल ईस्ट के जो टारगेट्स हैं उन पर जरूर इजराइल जो है निशाना लगा सकता है। देखना होगा कि कितनी सच्चाई है इन बातों में। लेकिन जिस प्रकार से चीजें आगे बढ़ रही हैं, सदर्न लेबनान में ग्राउंड फोर्सेस 98 डिवीजन बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और उन्होंने वहां पर जो मिलिटेंट्स के स्टोरेज थे उन पर निशाना बनाया, कुछ मिलिटेंट को भी आमने सामने लड़ाई में मारा है। तो वो चल रहा है। साथ में हमास में भी जो है हमास के लोगों को भी अटैक किया जा रहा है। तो ऐसा नहीं कि इजराइल जो है शांत बैठा है, लेकिन बिना प्लान किए एयर अटैक प्लान करना उचित नहीं होगा। एयर अटैक के बाद जो है लैंड फोर्सेस जाके उस पर कंट्रोल करेंगी। जैसा भी हमने यूक्रेन और रशिया की वॉर में देखा कि कर्स्क में हमला तो हो गया, लेकिन उसको सस्टेन करना एक दूरी पर बहुत मुश्किल होता है। वो देखना होगा कि अगर हम अटैक करने के बाद इजराइल कैसे उस जो पोटेंशियल इंक्रीज होगा उसको कैसे बनाए रखता है। ध्यान रहे, इस बार इस पूरा विश्व देख रहा है, G7 की मीटिंग हो रही है और इस समय ऑयल के प्राइसेस जो अभी सुनाई पड़ रहा है वो $50 तक गिर गए हैं। तो काफी कुछ जो है चीजें बदल रही है, बहुत ही तेजी से बदल रही हैं। देखना होगा कि क्या फैक्टर क्या रोल प्ले करते हैं और उनका क्या परिणाम होता है, वो निर्णय करेगा उस क्षेत्र की जियोपॉलिटिक्स को। जनरल दुआ, जिस तरह से हम इजरायल को इस समय देख रहे हैं, एंटोनियो गुटेरेस को सीधा आपने बैन कर दिया कि आप इजरायल आएंगे ही नहीं। जो हमारे हितों के बारे में नहीं समझ रहा है उसको हम अपने पास ही नहीं आने देना चाहते हैं। ऐसे में जब प्रधानमंत्री भारत से कॉल करते हैं कि भाई शांति सबसे अच्छा रास्ता है, तो इतना तो हम समझ गए कि इजरायल इन बातों को सुनना नहीं चाहता है। और जाहिर सी बात है, उसने जब शुरुआत ही की थी पिछले साल 7 अक्टूबर को, तो उसके बाद उसकी मंशा ही यही थी कि हम सारे हॉस्टेजेस को अपने वापस ले आएंगे, तब तक ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी, हमास के खात्मे तक जारी रहेगी। लेकिन उस समय तक और यहां पर पहुंचने तक, जहां पर अपने प्रॉक्सीज से नहीं बल्कि खुद ईरान युद्ध में उतर चुका है, इजरायल का पलटवार कितना बड़ा और कितना खतरनाक हो सकता है? देखिए श्वेता, 1 साल होने को आया है और जब शुरुआत हुई थी 7 अक्टूबर को पिछले साल, तब 180 के करीब इजरायलीज मारे गए थे और तब इजराइल ने ये डिसाइड किया था कि हम, और बल्कि ये ऐलान किया था कि हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हम इसका खात्मा नहीं करेंगे। उसके बाद उधर तो उनका वार चलता रहा गाजा में। जब नॉर्थ से हिजबुल्लाह ने इनके ऊपर अटैक करना शुरू किया, दूसरा फ्रंट खोला,
तब इन्होंने इस तरफ भी पलटे। और जैसे आपने ठीक कहा कि अब ईरान डायरेक्टली खुद घुसाया है, एक तरफ हमास, हिजबुल्लाह, हुतीज के प्रॉक्सीज के अलावा जब खुद घुसाया है, अब ये सिनारियो, अब ये एस्केलेटरी लैडर के ऊपर बढ़ चुका है। लेकिन हम कह रहे हैं, हम सब चर्चा कर रहे हैं कि अब अगला वार कब होगा, क्या इजराइल कब इसके ऊपर रिस्पॉन्ड करेगा। कल हमारे आर्मी चीफ ने जिसकी बहुत चर्चा हो रही है, एक डिस्कशन में ये एक सेंटेंस कहा था, इंडिया में आर्मी चीफ ने कहा था, वॉर डज नॉट स्टार्ट व्हेन यू स्टार्ट द वॉर स्टार्ट्स द डे यू स्टार्ट प्लानिंग फॉर द वॉर। तो इन्होंने भी, जब हम चर्चा कर रहे हैं, इनकी प्लानिंग, कंटिजेंसी प्लानिंग, हर कंटिजेंसी की प्लानिंग की गई है। इजराइल एक बड़ी प्रोफेशनल फोर्स है, चाहे इंटेलिजेंस हो या मिलिट्री हो, और उन्होंने अगर इस ऐसे होता है तो हम क्या करेंगे, कब करेंगे। तो मेरी समझ से इनका रिस्पॉन्स आने की इनकी तैयारियां पूरी हैं। इस वक्त मेरे ख्याल से, जैसे ये इन्होंने अनाउंस किया कि वी विल डू इट एट द टाइम ऑफ आवर चूजिंग, वो अब बहुत बैक चैनल्स पे बातचीत चल रही होगी। आखिर अमेरिका से, जैसे G7 की आपने भी ब्रेकिंग न्यूज दी, लेकिन खास तौर पे अमेरिका से, वेस्ट से, पूरे से, लेकिन अमेरिका से बहुत फर्क पड़ता है कि वो किस हद तक इनका साथ दे रहे हैं। बिकॉज ये इजराइल के लिए भी जरूरी है कि कितना उनको वेस्ट से और यूएस से साथ मिलेगा, और यकीनन इसका वो नहीं मानेंगे जब तक कि वो इसके ऊपर रिस्पॉन्ड ना कर पाए। अब उनका रिस्पॉन्स क्या होगा और कब होगा, मैं जनरल शंकर से सहमत हूं। आई डोंट थिंक कि सिंबोलिज्म के लिए वो वेट करेंगे। कोइंसिडेंस है कि वो 5 दिन के बाद वो डेट आ रही है, वो एक अलग बात है। लेकिन पहले वो जो हिजबुल्लाह की तरफ गए हैं, जैसे पहले उन्होंने हमास को डील किया, फिर हिजबुल्लाह को डील कर रहे हैं, और अब ग्राउंड फोर्सेस तकरीबन 30-40 किलोमीटर अंदर जा चुके हैं, वो रिस्पॉन्ड करेंगे ईरान को। तो वो अकॉर्डिंगली फेज बाय फेज इस पे अपनी प्लानिंग से, जिसकी प्लानिंग पहले की गई है, उसके हिसाब से चलेंगे। ये जो मिसाइलों की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, और बहुत ही नाटकीय तस्वीरें ये रही। अब ये जॉर्डन के एयर स्पेस के ऊपर से भी गुजर कर गई थी। अब जॉर्डन की तरफ से ये कहा गया है, देखिए ईरान और इजराइल का सीधी सरहद नहीं लग रही है, लेकिन जो ईरान के हमले के बाद जॉर्डन की तरफ से कहा गया है कि वो अपने एयर स्पेस को बंद कर रहे हैं, अपने देश को जंग का मैदान नहीं बनने देंगे, ये जॉर्डन की तरफ से कहा गया है। देखिए, आसपास के वो देश जहां नहीं, वो सब शांति चाहते हैं, जहां पर अपने देश की बेहतरी चाहते हैं, वो नहीं चाह रहे हैं कि वो घसीटे जाएं इस युद्ध में। हालांकि एयर स्पेस को वहां पर बंद किया गया है। अब इजरायल के पलटवार पर इसका क्या असर हो सकता है, ये भी देखना होगा। ईरान के हमले के बाद जॉर्डन का जो ये बड़ा बयान आया है, जनरल मेस्टिन, जब हम ये तस्वीरें देखते हैं और ईरान की बातें या फिर किसी भी ऐसे देश की बातें सुनते हैं जो कंप्लीटली इजरायल को गलत कहते हैं, उसमें बात होती है कि ये मिसाइलें कोई आतिशबाजी के लिए तो छोड़ी नहीं जा रही थी, ये अगर पूरी तरीके से गिरती तो कितना ज्यादा नुकसान हो सकता था, ये सब जानते हैं। ईरान के पास, अव्वल एक आपसे समझना चाहेंगे कि ईरान के पास वैसा डिफेंस नहीं है, एयर डिफेंस, जैसा कि इजरायल के पास है। यानी कि अगर इजरायल की तरफ से कुछ इस तरह का आक्रमण होता है, इसका 10% भी होता है, वो उसके लिए बहुत घातक साबित हो सकता है। श्वेता, बिल्कुल, अगर जब इजराइल काउंटर अटैक करेगा, जो 100% करेगा, और मैं तो ओवरऑल अगर बोलूं, ईरान, ये एक स्ट्रेटेजिक एम था इजराइल का कि ईरान इस लड़ाई में डायरेक्टली शामिल हो। और इजराइल को पता है कि जो नर्व सेंटर है या सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इस पूरी लड़ाई की, वो है ईरान। और इसीलिए वो ईरान अभी ये चुंगल में फंस गया है, और आज पूरा अधिकार है इजराइल के पास अपने समय पे उनके ऊपर भारी हमला करेगा, वो उसमें कोई शक नहीं है। और अभी आपने देखा है प्रेसिडेंट बाइडेन ने भी बहुत क्लियर स्टेटमेंट बोला है, वी फुली सपोर्ट। तो ये जो अभी देरी हो रही है, इसका एक तो कारण ये है कि अभी यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री और इजरायली डिफेंस फोर्सेस में बहुत कोऑर्डिनेशन हो रहा होगा, क्योंकि ये अटैक अब जो होगा, किसी ने पहले भी बताया, मेरे ख्याल ये ऐसा डिसाइसिव ब्लो होगा कि उसके बाद ईरान वापस उठ के पलटवार ना कर पाए। तो ये बहुत डिसाइसिव एक्शन होगा, इसमें यूनाइटेड स्टेट्स भी शामिल होगा। डायरेक्टली शायद वो फायर ना करेगा, लेकिन पूरे कोऑर्डिनेट्स, इंटेलिजेंस, ये साइबर सिक्योरिटी, वहां पर जैमिंग, सब कुछ, उनके एयर डिफेंसेस की क्या काबिलियत है, जो
ईरानी एयर डिफेंसेस की है, जो भी आप खुद बता रही थी, तो ईरानियन एयर डिफेंसेस की काबिलियत को एनालाइज किया जाएगा। तो ये सब कुछ देखते हुए मेरे को लगता है कि जो पलटवार होगा जरूर, कोई शक नहीं है, लेकिन ये बहुत ही गंभीर होगा ईरान के लिए, और वो इनका एक स्ट्रेटेजिक एम अचीव हो रहा है। और जो टारगेट्स भी है, देखिए बात हो रही थी, टारगेट तो बहुत हैं, टारगेट को एनालाइज किया जाएगा कि ये टारगेट जो भी है उसको बर्बाद करने के बाद इनकी वापस शक्ति कितनी आ सकती है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ईरान तो है ही, उसके अंदर भी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, एक आईआरजीसी है उनकी, एक जो इनका ऑयल है, ऑयल इटसेल्फ इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जो इनकी एनर्जी है, और जो न्यूक्लियर डिटरेंस है, जो न्यूक्लियर प्लांट्स है नटांस वगैरह में जो रिएक्टर फैसिलिटीज है उनको डिस्ट्रॉय करेंगे। ईरान को सिर्फ एक ही फायदा है, उसकी टेरेन का फायदा है, सिर्फ ये जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज है, जो उनके वहाँ हिली एरिया है, वो काफी डेप्थ में, तो वो शायद अभी टारगेट अगर करेंगे अभी उसका कितना प्रभाव होगा। लेकिन इजराइल मेरे ख्याल इनकी जो एनर्जी रिजर्व्स है, ऑयल रिजर्व्स हैं, उस पे ऑयल प्रोड्यूसिंग कैपेबिलिटीज, उस पे भारी तादाद पे डिस्ट्रक्शन होगा, और साथ ही जो आईआरजीसी और इनका जो पॉलिटिकल हायरार्की है उस पे भी अटैक किया जाएगा। और मेरे ख्याल जो इनकी इंटेलिजेंस पेनिट्रेशन हो रखी है मोसाद की, हैरान हमें नहीं होना चाहिए कि खुद इनके टॉप मिलिट्री ऑब्लिक पॉलिटिकल लीडर्स को भी असैसिनेट किया जाएगा, जैसे इस्माइल हानिया को किया था तेहरान में, उसके बाद नसरुल्लाह का किया है, और मेरे को लगता है यहाँ पर भी कुछ ऑन ग्राउंड फिजिकल असैसिनेशन होंगे। और हमें मतलब इजराइल की तरफ से अभी तक जो चीजें की गई हैं वो किसी ने सोची नहीं थी। वो पेजर धमाके, वॉकी टॉकी के धमाके, हानिया का मारा जाना ईरान की धरती पे, तो ईरान में नंबर वन ये कॉन्फिडेंस आया कहां से कि वो सोच रहा है कि इतने हमले वो कर दिया और अगर इजराइल कुछ नहीं करेगा तो ये हमारा लास्ट है, ये कह रहे हैं आप। क्या वो इस स्थिति में है कि वो ऐसा कर सकता है? और एयर वाइस मार्शल श्रीवास्तव, मैं आपसे ये भी समझना चाहती हूं कि जब हमने जैसे जॉर्डन की खबर दिखाई कि वो अपना एयर स्पेस बंद कर रहे हैं, इसका असर क्या होगा इस मौजूदा स्टैंड ऑफ में? मतलब देखिए, आप अगर इसमें देखेंगे श्वेता, दो चीजें पूरे कंडक्ट ऑफ वॉर में चलती रही। एक तो रहा प्रिसिशन वेपन्स का जो रोल रहा है, इवन चाहे नसरुल्लाह वाले अटैक में था या पेजर्स का, और बहुत बड़ी इसमें जो वो रही है कंट्रीब्यूटरी फैक्टर, वो इंटेलिजेंस नेटवर्क का रहा है, जो सिंथेसाइज इंटेलिजेंस मिलती रही है इजरायली डिफेंस फोर्सेस को। सो जो उनकी इंटेलिजेंस है उसके हिसाब से अब जो उनका नेक्स्ट अटैक होगा या नेक्स्ट जो वो अटैक करेंगे, जो प्लान्स में ऑलरेडी होगा, एग्जीक्यूशन के लिए आपको कंटेक्चुअलाइज करना पड़ता है। तो उसमें दो चीजें रहेंगी कि इनकी मिलिट्री जो कैपेबिलिटी है उसको अटैक करें सीवियरली, या फाइनेंशियल कैपेबिलिटी को अटैक करें सीवियरली। न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, जो इनकी मिलिट्री कैपेबिलिटीज हैं, उसमें न्यूक्लियर कैपेबिलिटी भी आती है, लेकिन अगर आप फाइनेंशियल कैपेबिलिटी को देखते हैं तो उसको आप एक तरीके से कंटेन कर सकते हैं बाय सैंक्शंस पोस्ट दिस अटैक। तो मुझे लगता है कि अब जो ये अटैक करेंगे, उनकी जो मिलिट्री कैपेबिलिटी थी है उसको वीकन आउट करेंगे, क्योंकि वही सपोर्ट कर रही है, हुती हो या हिजबुल्लाह हो या हमस हो। और जैसा कि अभी जनरल साहब ने बताया कि वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो वहीं पर है, उन्हीं से सब कुछ आता है। उसमें हिजबुल्लाह सबसे ज्यादा पावरफुल है, उनके पास रियली फाइटिंग फोर्स है। तो जो अभी ये इंग्रेस कर रहे हैं, जो बफर जोन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे जो लोग नॉर्दर्न इजराइल में रहते हैं उनको इंपैक्ट नहीं पड़े, वो बफर जोन क्रिएट करने के बाद डेफिनेटली वो वहां रहना नहीं चाहेंगे, क्योंकि एक पुराना स्टेटमेंट भी है, वो कहता है कि यू वांट दी डाउरी बट यू डोंट वांट द ब्राइड, मींस यू वांट द लैंड बट यू डोंट वांट द पीपल ऑफ द लैंड। सो वो जो कैपेबिलिटी चलती है, इसका मतलब इंग्रेस करेंगे ये फोर्सेस वहां तक जहां तक ये कंफर्टेबल है, बिकॉज दे वुड नॉट लाइक टू स्टे देयर। ये उनका पुराना एक्सपीरियंस भी है, 67 का है, 82 का है, दे विल नॉट लाइक टू स्टे देयर। तो इसका मतलब यह है कि इजरायली फोर्सेस ग्राउंड ऑफेंसिव हिजबुल्लाह को कंटेन करने के लिए है। व्हेन यू प्लान टू वीकन आउट ईरान को वीकन आउट करने का प्लान ये होगा। अब मुझे लगता है, जो अपनी कैलकुलेशन से लगता है, वो ये लगता है, जो बाकी न्यूज चैनल से आ रहा है या आप जो पढ़ते हैं, जो देखते हैं, कि शायद मिलिट्री कैपेबिलिटीज को वीकन करना, ऐसे अटैक करना, चाहे वो आईआरजीसी का हेडक्वार्टर्स हो या नर्व सेंटर्स हो, बाकी एम्युनिशन डिपोज हो या न्यूक्लियर फैसिलिटी हो, जिससे कि एक मेजर इंपैक्ट ईरान के ऊपर आए। और जहां तक ईरान का सवाल है, वो जो लिस्ट इशू करते हैं श्वेता, उसका कोई कहना नहीं है, वो तो कहते हैं हम तो पूरे इजराइल को मिटा देंगे। जनरल प्रसाद, इसीलिए वो जो एक लिस्ट बनाकर दी गई है जिसमें सबसे ऊपर बेंजामिन नेतन्याहू की तस्वीर लगाई है और कहा है कि इन सब को हम खत्म कर देंगे, ये केवल पोस्चरिंग देखें हम ईरान की?
नहीं, पोस्चरिंग तो कैसे कह सकते हैं, ये तो अवश्य करने की सब ताकत रखते हैं। आपने कल देखा है कि किस तरीके से एक व्यक्ति ने उनके रेल प्लेटफॉर्म में जाकर कोई लोगों की हत्या की है। तो ये नहीं कहना चाहिए कि उनके पास कैपेबिलिटी नहीं है, लेकिन समझने की बात यह है कि क्या इजराइल के पास इसकी काउंटर कैपेबिलिटी है? वो है इनके पास। सो सबसे बड़ी बात तो मैं दो बातें कहना चाहता हूं इस प्रोग्राम में। कोई नहीं चाहता कि एस्केलेशन ज्यादा बढ़े, ना G7 चाहते हैं, ना ईरान तो कह ही रहा है कि अब आगे मत चलिए, प्लीज हमें छोड़ दीजिए, गलती हो गई, जो कुछ हुआ ये खत्म करिए, यहाँ पे इसको और आगे मत ले जाइए। इजराइल भी ये नहीं चाहता कि ये वर्ल्ड वॉर में बदल जाए, लेकिन इस चीज को ध्यान में रखते हुए सोचना है कि लॉन्ग टर्म डैमेज ईरान के ऊपर किस तरीके से किया जाए। सबसे बड़ी बात कमर्शियल भी है, कमर्शियल के साथ और मिलिट्री एक्शन। अगर जिस तरीके से अमेरिकन फोर्सेस सी को कंट्रोल कर रही है इस समय, सारी इनकी जो सी लेन से इनकी ऑयल की जा रही है, पाइपलाइन जा रही है, इनके जितना ट्रेड हो रहा है ऑयल के सी के जरिए, उसको रोका जा सकता है, उसके ऊपर कंट्रोल किया जा सकता है। तो देयर इज गोइंग टू बी अ मल्टीपल एजेंसीज वर्किंग टुगेदर टू क्रिपल ईरान। उसमें इनको एक तरह से इकोनॉमिक प्रेशर डालेंगे, मिलिट्री प्रेशर डालेंगे, असैसिनेशन से करेंगे। जिस तरीके से बम छोड़े थे इजराइल वहां पे लेबनान के अंदर पेजेस के जरिए या हैंडल के जरिए, तो दे विल बी मल्टीपल चॉइसेस एंड मल्टीपल चॉइसेस विल बी एक्सरसाइज्ड। ये मैं नहीं कहूंगा कि एक ही हो गई तो खत्म हो जाएगा। अब तो ईरान ने एक ऐसी हालात पैदा कर दिए इजराइल के लिए कि उसको कंटिन्यूसली इसके ऊपर कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। तो ये मैं कहूंगा कि एक दिन 5 तारीख या 7 तारीख या 10 तारीख को एक हो गया खत्म हो जाएगा, नहीं, खत्म नहीं होगा। ऑलरेडी ईरान के ऊपर काफी हद तक सैंक्शंस हैं। अगर उनके ऊपर और इकोनॉमिक प्रेशर पड़ा तो दे विल बी इन सीरियस ट्रबल, तो वो लॉन्ग टर्म ट्रबल हो जाएगा। इसको ये सोच के चलिए कि एवरीबॉडी इन द इजरायली कैंप थिंक्स कि ईरान शुड बी completely demolished as far economy is concerned, as far as their weaponry is concerned. So there will be multiple directional attacks. इसकी कैपेबिलिटी मैंने शुरू में कहा था कि उनके पास बहुत सारे विकल्प हैं, दे हैव मेनी अपॉर्चुनिटीज। इजराइल के पास इस समय जो टेक्नोलॉजी है हर एक फील्ड के अंदर, वर्ल्ड के अंदर बेस्ट है, चाहे वो साइबर में ले लीजिए, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में, इंक्लूडिंग न्यूक्लियर कैपेबिलिटी। तो न्यूक्लियर फैसिलिटीज, हालांकि ईरान के पास अभी तक बम की शायद बनावट नहीं है, लेकिन फिर भी उनके वो भी टारगेट हो सकते हैं। सो लेट अस बी वेरी केयरफुल एंड वॉच as to how Israel unfolds its tactics and strategy. I still feel it will be date nobody can say, timing nobody can say, but it will certainly be multiple directional approach where Iran will be completely demolished economically and have very poor military response thereafter. लेकिन जनरल दुआ, कितनी मुश्किल होती है, एक कितना ही प्रोफेशनल फोर्स, कितनी ताकतवर फोर्स हो, लेकिन अगर आप अलग अलग मोर्चों पर उलझे हुए हैं तो कितना कठिन होता है इजराइल के लिए। इसलिए मैं समझना चाहती हूं कि आप होस्टेजेस वाली को वापस लाने की लड़ाई आप एक तरफ लड़ ही रहे हैं, हमास के खिलाफ आपका युद्ध चल रहा है, हिजबुल्लाह के खिलाफ आपकी लड़ाई, मतलब टॉप लीडरशिप आपने एलिमिनेट की है, लेकिन फोर्सेस जो उनका के हैं और ईरान का सपोर्ट वो खत्म नहीं हुआ है। हुथीज की तरफ से हम देखते हैं कि आक्रमण किया ही जाता रहता है बीच बीच में, और ईरान के साथ एक और फ्रंट, कितना मुश्किल उसके लिए। मैं समझता हूं कि इजराइल विल बी अनफॉरगिविंग, लेकिन हमें ये जो आपने बिल्कुल ठीक कहा, कितने फ्रंट्स खोलेगा। हमास को उन्होंने करीब करीब काबू में कर लिया है हमास को, अब बहुत कम रेजिस्टेंस वहां रह गया है गाजा। हिजबुल्लाह के साथ उनकी लड़ाई लगातार जारी है, हुतीज पे कुछ अटैक हुए हैं। अब ईरान ने जब मिसाइल अटैक लॉन्च किया है, और जैसे हम डिस्कशन कर रहे हैं या और कितनी न्यूज मीडिया चैनल में सुनने पढ़ने में आता है कि अब इजराइल को बिल्कुल ईरान को बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा। ईरान के ऊपर भारी तादाद में नुकसान पहुंचाया जा सकता है। जैसे अभी जनरल साहब ने कहा, उसके ऊपर जाहिर है कि डिप्लोमेटिक्स, इकोनॉमिक, मिलिट्री, सब तरह का, साइबर, सब तरह का दबाव पड़ेगा। लेकिन ये मेरी समझ से ये कहना कि हम ईरान को बिल्कुल खत्म कर देंगे, ईरान हमास की तरह नहीं है। ईरान एक बहुत बड़ा देश है, उसकी अपनी पावर है, इतने सालों से उसके ऊपर सैंक्शंस हैं और उसकी अपनी एक स्ट्रेंथ है। तो मेरा कहने का मतलब है, विश्व भी पूरा देख रहा है इस वक्त। अगर ये एस्केलेटरी लैडर पे बढ़ा तो ये विश्व युद्ध में
तब्दील हो सकता है। इसलिए हालांकि जैसे यूएस ने कहा है कि हम उनके साथ हैं और वो सपोर्ट करेंगे इसराइल को, लेकिन अंदर ही अंदर वो भी नहीं चाहेंगे कि ये एस्केलेट होकर विश्व युद्ध में तब्दील हो जाए। हम सब जानते हैं कि जब नसरुल्लाह को हालांकि अमेरिका इनको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन जब नसरुल्लाह को इन्होंने एलिमिनेट किया था उसके पहले इजराइल ने कुछ एश्योरेंसेस दी थी अमेरिका को कि ये नहीं होगा। तो अभी अंदर ही अंदर बिलो द सरफेस देयर आर अदर थिंग्स एट प्ले, और आने वाले दिनों में हम जरूर इसका रिस्पॉन्स देखेंगे। लेकिन ये कुछ ये कह देना कि ऐसे हो जाएगा या ऐसे कर देंगे, ये मेरे हिसाब से एक ओवर सिंप्लीफिकेशन हो। ग्रुप कैप्टन पांडे, ये आप बढ़ता हुआ देख रहे हैं इस लड़ाई को आगे कितना, मतलब जैसे कोई सोचता है ना कि अच्छा अब तो बस खत्म ही समझो, खत्म नहीं है अभी पर। देखिए, निश्चित रूप से खत्म तो नहीं कहा जा सकता वो, लेकिन अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग बहुत ज्यादा देख रहा हूं मैं पिछले एक साल में। युद्ध क्षेत्र में बहुत बढ़ा चढ़ा के बोला जा रहा है, और जिसको कि संभ्रांत भाषा में कहा जा रहा है पोस्चरिंग। तो निश्चित रूप से ईरान ने जिस प्रकार से आक्रमण किया है, इसका प्रत्युत्तर की वो निश्चित रूप से जानता है कि आएगा प्रत्युत्तर, लेकिन उस प्रत्युत्तर का प्रत्युत्तर क्या होगा वो भी सोचना होगा कि इतना आसान नहीं है चीजें कि क्रम चलता रहेगा। और साथ में ईरान अकेला नहीं है, ईरान के साथ भले ही खुले में रशिया और चीन ना ही हो, लेकिन सपोर्ट तो उनको मिल ही रहा है। जिस प्रकार से अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, अमेरिका भी कर रहा है हम इजराइल के साथ हैं, लेकिन अमेरिका खुद, अमेरिकी सैनिक आके नहीं लड़ेंगे, उनके रिसोर्सेज उनको ट्रांसफर किए जाएंगे इजराइल को, और उनके माध्यम से जैसे कि हम देख रहे हैं यूक्रेन के साथ हो रहा है। तो महत्वपूर्ण चीज ये है कि क्या इजराइल को क्या हासिल करना है, वो बहुत बड़ा प्रश्न है जिस पर कि वो विचार कर रहे होंगे। निश्चित रूप से इतना आसान नहीं है इस प्रश्न का उत्तर, क्योंकि अगर वो न्यूक्लियर टारगेट्स को टारगेट करते हैं तो उसके आफ्टर इफेक्ट क्या होंगे, क्योंकि डेफिनेटली रशिया का रिएक्शन आएगा और अमेरिका फिर नीचे कूदेगा और विश्व युद्ध का एक रास्ता खुल जाएगा। अगर वो उनको छोड़ देते हैं तो जिस प्रकार की प्रोडक्शन लाइंस हैं, उनके जो मिलिट्री एसेट्स बन रहे हैं, हमें पता है कि ड्रोन के बारे में कितने ड्रोन बना लिए उन्होंने, कितने एसेट्स और बना रहे हैं, उनकी मिसाइल्स हैं, फतह है जिस पर से आक्रमण किया गया, हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, 7 मिसाइलों को प्रयोग किया गया। तो ये सब कहां बन रही है? निश्चित रूप से रशिया का सपोर्ट आ रहा है, लेकिन बन तो वही रही है ईरान में ही। तो जो ये सब रिसोर्सेज जो हैं वो अगर उनको मिलते रहेंगे तो प्रोडक्शन लाइन अगर पर नहीं होगी तो बनाना मुश्किल हो जाएगा। सही बात वो बहुत जरूरी है उसको इंपेयर करना। जी जनरल मेस्टन, इसीलिए हालांकि देखिए शुरुआत में कहा गया कि जब यूक्रेन रूस युद्ध हुआ, लोगों ने कहा कि कन्वेंशनल युद्ध का तो समय ही बीत चुका है, अब तो ऐसी चीजें होंगी नहीं, लेकिन युद्ध छिड़ा। इजराइल और हमास के साथ जो शुरुआत हुई थी, अभी हम देख रहे हैं कि कैसे वो ईरान तक उसका विस्तार हो गया है, और इसमें कोई शक नहीं है शायद कि बाकी देश वाकई जुड़ जाएं इस लड़ाई में। श्वेता, बिल्कुल ठीक आपने बोला। पहला एक मैं पॉइंट ऐड करूंगा, अभी जो आपने मल्टी फ्रंट का पूछा था, इजराइल क्या मल्टी फ्रंट लड़ सकता है, मैं उसमें यह बोलना चाहूंगा, देखिए जहां पर ग्राउंड ट्रूप्स का सवाल होता है तो मल्टी फ्रंट बिल्कुल मुश्किल हो जाता है लड़ना, क्योंकि आप इतनी जगह आपके फोर्सेस नहीं डिप्लॉय कर सकते हैं। लेकिन इजराइल के पास लचकीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी है, जहां तक एयर पावर और मिसाइल्स की जो इस्तेमाल करना है उसके लिए पूरा फ्लेक्सिबिलिटी है, तो वो मल्टी फ्रंट में इस लिहाज से फायर कर सकता है, तो वो उसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है। अभी जो आपने ये सवाल उठाया क्या ये एनलार्ज हो सकता है, देखिए मेरे को ये लगता है कि ये जो लड़ाई है, जो अगर आप वो मैप देखें जो प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने बताया था, द ब्लेसिंग्स एंड द कर्सिंग, द कर्सेस, तो ये जो कर्सिंग वाली लाइन है जिसमें ये ईरान और ये क्या नाम है सीरिया, लेबनान, और लेबनान मतलब कंट्री मैं बोलूंगा हिजबुल्ला, और ये इराक और सीरिया जो मैंने आपको बता दिए हैं, ये वाली जो लाइन है, और नीचे ब्लेसिंग वाली है। अगर हम ये ब्लेसिंग्स वाली लाइन देखें, इसमें आ जाती हैं सारी गल्फ कोऑपरेशन कंट्रीज। तो आज अगर देखा जाए ये इजराइल जो लड़ाई कर रहा है, इसमें कई लोगों को फायदा है। सबसे पहला फायदा है रशिया को। रशिया को इसलिए फायदा है क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स, वेस्ट और नाटो की काफी अभी मैं बोलूंगा कंसंट्रेशन मिडिल ईस्ट में हो जाएगी, तो रशिया यूक्रेन से थोड़ा डाइवर्ट हो जाएगा। नंबर 2 फायदा ये गल्फ कोऑपरेशन कंट्रीज को, इनको फायदा ये है कि देखिए सऊदी अरेबिया लीडिंग ऑयल प्रोड्यूसर है, जितनी ये गल्फ प्रोड्यूसिंग ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है, गैस है यहाँ पर कतार में, तो अगर ये इनके इकोनॉमिक टारगेट्स को स्ट्राइक किया जाता है ईरान के ऑयल प्राइसेस, तो ऑयल का इनके ऊपर तो बहुत ही क्षतिग्रस्त होगा ईरान पे, लेकिन गल्फ की और डिमांड बढ़ेगी तो ऑयल प्राइसेस का फायदा इनको होगा। तो एक तो ये लड़ाई हो रही है। दूसरा, ये जो शिया सुन्नी का प्रॉब्लम है, और जो सऊदी अरेबिया, देखिए एक और प्रॉब्लम है, हर वहां पर एक पैन अरेबिज्म की बात होती है,
कि पर पैन अरेंजमेंट का लीडर कौन होगा? टर्की भी चाहता है, ईरान भी चाहता है, सऊदी अरेबिया भी चाहता है, यूएई भी चाहता है और इजिप्ट भी चाहता है। तो उनके आपसी ये वाले क्लैशेस भी हैं। तो मेरे को लगता है ये जो लड़ाई है, ये नदन में जो कर्स वाला इलाका वहीं तक सीमित रहेगी। इसमें जो अभी मेरे को लगता है अमेरिका शायद इसमें शामिल हो सकता है या नाटो का थोड़ा रोल हो सकता है, लेकिन साउथ में ये जो ब्लेसिंग वाली है, ये वाली कंट्रीज ये लड़ाई में शामिल नहीं होना चाहेंगे। इनको भारी नुकसान होगा और इनकी लड़ाई तो इजराइल और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड लड़ा है, ये जीसीसी को तो फायदा है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इसमें जुड़ने के लिए। हमारे साथ इस समय एम्बेसडर ऑफ इजराइल टू इंडिया जुड़ रहे हैं, रूवन अजार, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग योर नेम राइट। वेलकम टू आवर स्टूडियो सर। So Iran has published a list of people that they will target and they will annihilate. That's what they are saying. What should we make of the current conflict? Definitely Israel will retaliate. नमस्ते सदा, मेरे प्रिय भारतीय दोस्तों। आई एम सो सॉरी, मतलब मैं इससे ज्यादा वो नहीं हो सकती कि वो हिंदी में मुझसे बात कर रहे हैं। तो सर बहुत धन्यवाद आपका कि आप हिंदी में बात कर रहे हैं और हम यही जानना चाहते हैं कि इजराइल वापस पलटवार करेगा। I will speak in English. I just wanted to greet you in Hindi. Okay. Thank you. Well, Israel, of course, will retaliate because Israel has to retaliate. This is our duty. What has happened yesterday, on the one hand, was the greatest barrage of ballistic missiles fired by Iran directly against the state of Israel. That attack was completely thwarted thanks to the best missile defense system in the world that we have in Israel, and thanks to our partners, the United States and our Arab neighbors that have assisted us with bringing these missiles down. Now, Iran is embarrassed because we have taken out their terror machinery in Gaza, because we have taken out Nasrallah, and we are fighting Hezbollah, and because they cannot, after investing 30 years and billions of dollars on the account of their own people to destroy the state of Israel, they didn't even manage to kill even one Israeli yesterday. Unfortunately, there was a Palestinian. No, but they said that there have been celebrations in Iran, and they are saying that every missile has hit the target that we were looking at. They've released a bunch of pictures, and we can see visuals of streets of Iran where they are celebrating this. Well, what you have seen on videos is that some of the missiles that they fired, they fell in open areas, and we didn't intercept them because it was unnecessary. Okay. But the disinformation that the Iranians are promulgating in Iran are creating the impression that they succeeded. It's a farce. And it was clearly stated in the statement of the spokesman of the Israel Defense Forces. So I leave to your good audience and smart audience to decide who they want to believe. The tyrants, theocrats of Iran, or the democratic state of Israel. So you're saying one Palestinian lost his life? Unfortunately, one Palestinian from Gazan origin was struck by a missile that fell in Jericho. There was a clear video showing that. That's a tragic loss of life. But the Iranians have failed. They invested, but they have to understand, they have dedicated the resources of the amazing Iranian nation, the Persian people, which are an amazing civilization. They hijacked the Persian civilization for the sake of promoting a fanatical agenda that has collapsed in front of our eyes. And we can see yesterday, and we have seen in the last few weeks in Lebanon and before in Gaza.